व्हाट हैपन इन नेचुरल मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट में ऐसा क्यों? नेचुरल मैग्नेट, व्हाट हैपन? ध्यान से देखिए, अब हमारे पास, ध्यान से देखिए, हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, उतना जितना हमारे इन क्वांटम वालों से बला हट बचाएं और अपनी बेसिक चीजों वाली आइंस्टाइन के काल तक फिजिक्स पढ़े, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं जो घूम रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो हमें पता है किसी भी एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी ऑर्बिट में पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी एटम के अंदर अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर घूमता है और एक इधर घूमता है, ठीक है? तो देर आर फर्स्ट टाइप ऑफ एटम जिसकी हमने बात की, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट ऑर्बिट तक, कोई भी अनपेयर्ड लास्ट ऑर्बिट में ही होगा, बीच में तो नहीं अनपेयर्ड। 2 8 18 कौन, ये पॉली पॉली सब आता है ना ये, ठीक है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ज्यादा ज्यादा कहां होंगे? लास्ट ऑर्बिट में होंगे। जिनके लास्ट ऑर्बिट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम की पहले बात कर, उन एटम में बात करें तो हर एटम जो दिख रहा है आपको, उसमें कोई करंट नहीं है इफेक्टिवली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो इफेक्टिवली कोई करंट नहीं चल रही। अगर ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा एटम है जिसके आखिरी ऑर्बिट का में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही दिशा में चल रहा हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहा होगा, तो आपको पता है कि इट इज इफेक्टिव करंट। करंट है, करंट है, तो ये करंट करिंग लूप बन गया, करंट करिंग लूप बन गया, करंट करिंग लूप बन गया। तो अभी हमने देखा था कि करंट करिंग लूप तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। करंट करिंग लूप क्या करता है? इसका मतलब है हर वो एटम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एटम इंडिविजुअली एक करंट कैरिंग लूप है। अगर करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेट है, पक्का? तो हमने इसके बेसिस पर दो तरह के मटेरियल डिफाइन, इसका नाम रखा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और इसका नाम रखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक उतार लीजिए, मटेरियल की बात की है ये। अच्छा, एक और बात, डायामैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी भी होती है और टाइप ऑफ मटेरियल भी होता है। तो अभी मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी की अभी मैंने कोई बात नहीं, वो अलग चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। डायामैग्नेटिक, और ये मटेरियल दोबारा नहीं बताऊंगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही होगा ना, दो तो अनपेयर्ड नहीं हो जाएंगे। दो अनपेयर्ड कैसे हो सकते हैं? दो तो पेयर ही हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तीन, अबे एक ही अनपेयर्ड होगा, दो कैसे, तीन कैसे हो सकते हैं? तीन हुए तो दो पेयर हो गए, एक अनपेयर्ड हो गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देखिए, एवरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एटम, every paramagnetic materials atom magnetic materials atom is current carrying loop. Is it current carrying loop? आती है ना करंट निकालनी उंगली लगा के, एक सेकंड में ई ओमेगा बाई 2, बढ़िया, ई ओमेगा बाई, क्या बोला आपने?
That's why it is a pure magnet. That's why it is. ये प्योर मैग्नेट भी, हर एटम प्योर आया. Natural magnets are a special case of arrangement in some paramagnetic material. In some paramagnetic, मतलब यानी ऐसा नहीं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो, वो मैग्नेट मिल गया, मैग्नेट हो गया, मैग्नेट नहीं हुआ, उसका एटम मैग्नेट हुआ. आपने कहा ये क्या एटम मैग्नेट हुआ तो पूरा मैग्नेट हो गया. सुन लो क्या बोला मैंने. हर ऐसा जिसमें भी आपको कोई एग्जांपल याद है अनपेड इलेक्ट्रॉन का, केमिस्ट्री पढ़े मुझसे कोई अनपेड. सबसे आसान हाइड्रोजन का एटम, सबसे आसान हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का एटम मैग्नेट है, हाइड्रोजन गैस मैग्नेट नहीं. हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में हाइड्रोजन एटॉमिक गैस भी अगर है वो भी मैग्नेट नहीं है. आपने क्यों सर मैग्नेट क्यों? इसलिए मैग्नेट नहीं है, एक एटम तो कह रहा है मैग्नेट है, लेकिन जब कोई बल्क में मटेरियल आता है तो उसमें बहुत सारे एटम, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, किसी का ऐसे घूम रहा है, किसी का ऐसे घूम रहा है, किसी का ऐसे घूम रहा है, सब रैंडम है, तो सबके डाइपोल मूवमेंट छोटे से वॉल्यूम लोगे कैंसिल हो जाएगा. मेरी बात, छोटा सा छोटा वॉल्यूम लेंगे क्या हुआ, बोल कह रहा था, बता रहा हूं ना. तभी तो मैंने क्या लिखा, नेचुरल मैग्नेट क्या बोला, स्पेशल केस. तो दुनिया में पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एटम मैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट नहीं है. द रीजन इज कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट इज रैंडम फॉर डिफरेंट एटम्स, एंड इफ यू कंसीडर एनी स्मॉल बल्क देयर विल बी करोड़ों ऑफ एटम्स and करोड़ों of atoms moving in different dipole movement. इसका इधर है, 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 सब मिला के कितना हो गया C. देखिए at normal temperature any bulk of paramagnetic material, any bulk of paramagnetic material any bulk of paramagnetic material is not magnet because of random orientation. Random orientation of dipole. ठीक है, ठीक है. हाँ, तब कोई एक मॉलिक्यूल जिसको तुम सरफेस कह रहे हो, कभी जाके उसमें ध्यान से माइक्रोस्कोपिक तासो ऐसे है, कोई ऐसे, कोई ऐसे घूमता, कोई ऐसे सरफेस दिख, कोई क्लियर कट ऐसे सरफेस थोड़ी कि चिकना कर दिया है वहां. तभी तो मैंने बचपन में पढ़ा था देयर इज नो कांटेक्ट काइंड ऑफ थिंग. तूने को लग रहा है कि तुम छू दिए सरफेस है, ये सरफेस चिकना सरफेस कुछ भी. यहाँ पर भी करोड़ों एटम ऐसे, तब इतनी जगह में ही इतने से 2D में ही उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जो इधर. ठीक है, लेकिन नेचुरल मैग्नेट जो हमें मिलते हैं, अब पैरामैग्नेटिक में एक और तरह के होते हैं, कुछ अच्छे वाले, उनमें क्या करते हैं,
सब में जिसमें रैंडम है, पक्का, सब में जिसमें रैंडम है उसे तो हमने कहा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कह दिया, 2 मटेरियल बता दिए। अब पैरामैग्नेटिक में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें 100 के ग्रुप या 100 के एग्जांपल दे रहा हूं, 500 लोगों के 500 इलेक्ट्रॉन 500 एटम का ग्रुप है, वो कह रहा है हम सब एक ही जैसे घूमेंगे, अगले 500 कह रहे हैं हम सभी एक जैसे घूमेंगे, अगले 500 कह रहे हैं हम सभी एक जैसे घूमेंगे। ये छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। पहले था कोई सोसाइटी कोई धर्म नहीं था, सब अपना मर्जी के मालिक। धर्म क्या है? ग्रुप बनाना ही तो है, अपने जैसे लोग बढ़ाओ, यही धर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ग्रुप बनाओ अपने जैसे लोगों का ताकि सपोर्ट मिले, इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो अपने जैसे लोगों का उन्होंने 500 लोगों ने 10 हजार लोगों ने 50 हजार लोगों ने नंबर पे मत जाइएगा, नंबर पे नहीं हो रहे, उन लोगों ने ग्रुप बना लिया और वो सब क्या है? एक जैसे घूम रहे हैं। इन्हें कहते हैं डोमेन्स, क्या कहते हैं? डोमेन्स। और इस तरह के जो मटेरियल होते हैं पैरामैग्नेटिक के ही एक टाइप है ये, इन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? उसमें भी कोई बल्ब उठाओगे तो जीरो ही है, क्योंकि जो डोमेन है वो बहुत ही छोटे, तुम छोटा सा टुकड़ा भी लेके आओगे उसमें भी करोड़ों डोमेन होंगे, अरबों एटम होंगे। देखिए केमिस्ट्री के मास्टर जी ने क्या बोला ना, जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनना, ये पहला रूल है। मतलब जब अब बिलीव यू विल हैव टू बिलीव दिस, व्हेन आई यूज्ड टू इन स्टार बैच एलन में, वहां पे बच्चे मुझसे कहते थे मैंने पढ़ाया भी, बताइए क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा तूने? कहता सर हमारा एक रूल, एंड दैट इज अ टॉपर्स जो कि उस पूरे बैच से मतलब सभी अंडर 100 आए थे, मतलब उनका एक रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने कहा कि जबरदस्ती का ज्ञान, उन्होंने कहा ये ऐसे होता है, ज्यादा उनको बताओ नहीं सर ऐसे कर दे, मैं फिजिक्स के मास्टर जी ने ये बताया था, ये बताया था, ज्यादा किया तुम फेल होने वाले हो। रूल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ योर ब्रेन के पास जो बता रहे हैं बस मकते जाओ, मकते जाओ, मकते। फिजिकल में थोड़ा बहुत बोल सकते हो दिमाग, उसके अलावा कहीं पे भी। फिजिक्स में तो लड़ो, फिजिक्स में तो जितना लड़ो उतना बढ़िया, जितना सोचो कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों आपने नहीं बताया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लॉजिक होने चाहिए, लॉजिक जो होने चाहिए उससे सिर्फ समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? वही लॉजिक क्यों है ये तुम्हें कैसे पता, ये फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं उठता। वो लॉजिक तब एक फिजिक्स में आपको पता है कि आइंस्टाइन और नील्स बोर जाने दुश्मन, पता है ना आपको? आइंस्टाइन और नील्स बोर जाने दुश्मन, दोनों को आइंस्टाइन और नील बोर की आपस में लड़ाइयां हुआ करती है, मतलब हमेशा जीवन भर उनकी 10-20 साल लड़ाइयां चली, क्योंकि वो कह रहा था क्वांटम वाली कहानी, क्वांटम, और ये कह रहे ये सब फालतू बकवास ना करो क्वांटम क्वांटम, जबकि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी देने में क्वांटम ही यूज किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वांटाई फोटोन ही यूज किया था, पर वो जहां उनको अच्छा लगे वहां ले लिया, बाकी जगह किसी तो में आपस में खूब लड़ाइयां चलती रहती। तो उस समय जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी मर भी गए, डिबेट चलती रही कौन सही कौन गलत, एक फिलॉसफी डेवलप, टेक्नोलॉजी में काम आ रही थी क्वांटम वाली कहानी, ठीक है? तो एक एक पूरा प्रोवर्ब है जो चलता है फिजिक्स में, वह शट अप एंड वर्क। उनका काम चल रहा है इससे, भाड़ में गए आइंस्टाइन और भाड़ में गई, तो कहा कहते रहते होंगे शट अप एंड वर्क इज अ, ये मैं और तुम नहीं कह रही, इट्स अ प्रॉपर थ्योरी, शट अप एंड वर्क, शट अप एंड कैलकुलेट, एक्चुअली शट अप एंड कैलकुलेट, हो रहा है ना, काम चल रहा है अपना, नई नई चीजें बना रहे हैं अपन, अपन बना रहे हैं, एमआरआई स्कैन बना दिया हमने, खोपड़ी में क्या हो रहा है बता दिया हमने, अब बन रहा है ना क्वांटम की मदद, सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, तुम्हारे चिप्स आ गई भैया, बड़े बड़ा विकास हो रहा है, भाड़ में गया किसने क्या कहा। अभी तो क्वांटम को जो लड़ाई कर रहे थे जो आइंस्टाइन, तो क्या नाम से 2000 चल रहे हैं, 2022 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो उसी लिए तो मिला है कि जो उनकी एक आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी जो अपोज कर रहे थे, जिसके कारण डिबेट चल रही थी, तो गलत प्रूव किया है, जिसके लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। अभी तक तो चल ही रहा था, अभी पता नहीं, अभी भी पक्का नहीं, उन्हें हो सकता है कि मिल गया हो उनको, अभी ऐसा नहीं कि मिल, चाहते हैं लोग मिल जाए क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है,
क्वांटम तो चल रहा है कि मिल जाए, हो सकता है आइंस्टाइन ही सही हो, मुझे नहीं पता कौन सी। तो आई होप आई एम क्लियर उज्जवल। और एरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के बारे में उसने बोला कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मैंने बहुत पहले जब सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए जब मैं घुसा जीवन में कि मैं सेमीकंडक्टर को वैसे ही पढ़ना चाहता हूँ जैसे मुझे बाकी सब में फील आता है। सेमीकंडक्टर में मुझे वैसा ही फील चाहिए डिट्टो, कि मेरे खून में होना चाहिए। मैं उसको पढ़ने की काफी दिन पढ़ा, पर वो घुसता जा रहा था मैं धीरे-धीरे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना ज़्यादा घुस गया था मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हर बार एक नया कुछ कहानी आ जाती थी, इसको समझाने के लिए एक नया शब्द आता था। और जब तक शब्द मुझे सिर्फ शब्द की तरह नहीं पढ़ सकता मैं कि लिखा है पढ़ के, मुझे उस शब्द का कहाँ से आया, तभी मैं वो वाला फ़ील ला सकता हूँ कि तो मैं पढ़ाता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ वैसा, कि हर शब्द क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला है, क्यों बोला है, सब रीज़न होना चाहिए। तो वो मैं समझ नहीं पाया इसलिए मैंने फिर बाद में कहा कि इतना पढ़ा दूँगा इससे सवाल सॉल्व हो जाए। फ़ील नहीं आएगा मुझे, फ़ील वैसा दिल नहीं मानता मेरा कि हाँ, मुझे फ़ील आ रहा हो। बैक टू द गेम, क्या बोल रहा था? पैरामेडिक की बुक्स देखिए, देयर आर सम देयर आर सम type of paramagnetic materials who have groups of same oriented atoms called domain. But its amount मैक्रोस्कोपिक अमाउंट मतलब जो तुम ले सको, छोटा सा टुकड़ा लोहे का भी ले लो तब भी तुम्हारे लिए। इट्स मैक्रोस्कोपिक अमाउंट इज मैक्रोस्कोपिक अमाउंट इज नॉन मैग्नेट। लेकिन ये मैग्नेट की बनने की तरफ एक कदम बढ़ा चुका है, एक कदम बढ़ा है। पैरामैग्नेटिक में क्या था, सब एटम रैंडम है, हर पर्सनल एटम में तो औकात है, और इतना कचरा मचा हुआ है उस मोहल्ले में, हर बंदा कैपेबल है उस मोहल्ले का, उस गांव का, ये हर बंदा मैग्नेट है, पर आपस में लड़े मरे हैं कि जीवन में कुछ दिखाई नहीं पा रहे अपना अपनी ताकत, बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ये आपस में लड़े पड़े, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अलाइनमेंट, कोई दिशा नहीं आ रहा, मेरी बात फोकस नहीं है लाइफ में, सब रैंडम है, ये थोड़े कम रैंडम, पर ये मैग्नेट की तरफ एक कदम बढ़ाया। और नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं भगवान की तरफ से बनाए हुए, जिनमें सबका ओरिएंटेशन, पूरे बल्क में सबका ओरिएंटेशन है। और मैं है मेरी बात, इन नेचुरल मैग्नेट एवरी एटम हैज, पहली बात तो पैरामैग्नेटिक है, अरे डायमैग्नेटिक का तो मैग्नेट बन ही नहीं सकता, ये खुद ही किसी काम का नहीं। इस भाई तुमने कहा कि फुटबॉल की टीम बनानी है किसी क्लब में जाके, पर क्लब के जो बच्चे भले टीम में कभी ना खेले पर हर लौंडे को फुटबॉल खेलना आना तो चाहिए, तभी तो उनको भाई उनको सिर्फ डिसिप्लिन में लाके सही से चलो, बात लड़ाई मत करो, आपस में मत दंगे करो, तो फुटबॉल टीम बना दूंगा। उनमें तो कोई फुटबॉल, किसी ने दूर दूर तक फुटबॉल को कुछ नहीं देखा हुआ है, ना खेला है, ना खेलना चाहते हैं, ना कुछ करना, तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्या उनके पैर ही नहीं है दोनों में, इसके दोनों पैर ही नहीं है, इंडिविजुअली फुटबॉल कैसे खेलेंगे? अरे नो, कोई ऑफेंस नहीं है कि पैर नहीं है तब बैड थिंग, लेकिन मतलब मेरी बात समझ में आ गई, वो खुद ही जब वो लायक ही नहीं है इकलौता आदमी, तो उसको कैसे बना दूं? तो पैरामैग्नेटिक तो है, पर नेचुरल मैग्नेट में क्या हुआ, सारे के सारे एक ही अलाइनमेंट में, ऑल हैव सेम ओरिएंट, ऑल हैव सेम ओरिएंट। भाई साहब अगर ये नेचुरल मैग्नेट, इसका ये आपने मिलता है ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, आप इसका नॉर्थ और साउथ है, आप जाइए और यहां पर
एक चॉप करिए और उसके बगल में एक और स्लाइस काट लीजिए, राइट, एक स्लाइस, पतली से पतली, थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस। थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस जो आपके पास आई है उसका फ्रंट व्यू दिखाऊंगा, ऐसे काट के निकाली आ रहा है और इसका फ्रंट व्यू दिखाया। इस थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस का फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, तो हटता है कि नहीं, ये इसका फ्रंट व्यू। इसका फ्रंट व्यू जो हमने देखा तो उसमें हर एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही सेंस में आया। तो ओवरऑल ये एक ऐसी करंट हो गई। आपने कहा ऐसी कैसे? अरे ये वाली करंट है इधर, यहां पर इधर है, इसमें यहां पर इधर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई, ये बाहर बाहर ये हो गया। इसका थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस भी एक लूप है, इसका मतलब इसका थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस भी अगर निकाल के लाऊंगा तो वो उसके डाइपोल, थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस भी काट के लाऊंगा तो डाइपोल। पक्का? ये क्या है इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। और जितने ज्यादा लूप होंगे उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, एनआईए आया, एनआईए। अरे जितनी लेयर्स उतने उतने लूप्स, तो डाइपोल मूवमेंट इसका कितना है? एनआईए। आओ क्लियर है? क्या क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन दिया क्या? क्या दिया कुछ? वो तो बहुत देर से चल रहा है ना। तो अपन क्या जो बार मैग्नेट लेके आई इसका थिनेस्ट पॉसिबल स्लाइस भी लेंगे तो इसका डायमीटर। अब मान लो नेचुरल मैग्नेट बोला उसने, उसने कहा मैंने नेचुरल मैग्नेट को ऐसे आधा काट दिया, नीचे आधा टुकड़ा बचा, उसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? अरे हर लूप का एरिया आधा हो गया, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही रहे, ऐसे आधा काट दिया, आधा, पर अब लूप्स आधे हो गए, अब लूप्स सिंपल है ना, ये याद रखो ना, और हर लेयर है। कोई बोले ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, कैसे भी काटे, अब देखना बस आपको एनआईए देखना है। एन कैसे डिसाइड होगा? लेंथ से। कैसे डिसाइड होगा? लेंथ से। पक्का? तो क्या एन लेंथ से डिसाइड होगा? तो मैं क्या कह सकता हूं कि नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। अरे नेचुरल लेंथ एन लेंथ हो गई, आई तो करंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है, तो कांस्टेंट ही है, एरिया लेंथ इनटू एरिया। लिख लीजिए बात को। फॉर नेचुरल मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, फॉर नेचुरल मैग्नेट its magnetic dipole moment is proportional to its volume। ठीक है? तो जब हमने नेचुरल मैग्नेट का डिजाइन देखा और हमें पता चला कि अच्छा इसमें ये होता है, तो हमने इससे बना लिया अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए? हमने एक लिया लंबा सा पाइप और उस पर लगा दिए तार, सब में पला दी करंट चला दिए। क्या ये बन गया वही नेचुरल मैग्नेट? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये हमारे कंट्रोल में, करंट बढ़ा दूंगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कॉमन भाषा में, मतलब ये तो कॉमन भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेट में, हमारी भाषा में सोलेनॉइड। ठीक है? ये तो हो गई सारी थियोरेटिकल बात, इसमें कोई सवाल ववाल आएगा नहीं। आ सकता है थियोरेटिकल सवाल जेई, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, पर ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल टू
करंट वाली नेचर में जो मिल रहा था मैग्नेट और करंट जो हो रही थी, तो लिंक बैठाना जरूरी था। दैट्स व्हाई द होल आइडिया बिहाइंड दिस क्लास वाज इनके लिंक बैठ। अब आते हैं आगे। तो डाइपोल मूवमेंट हमने डिफाइन किया, आप कैलकुलेट भी कर लेते हैं। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? आई ए, एन लूप्स हो तो एन आई ए। बहुत ही बढ़िया। डाइपोल मूवमेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट इन फॉलोइंग केसेस। पहला सवाल, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट इन फॉलोइंग, डाइपोल मूवमेंट इन फॉलोइंग, करते जाते हैं। लूप है, हाई करंट जा रही है, आ रहे, सही है। आई पाई आर स्क्वायर इनसाइड, फिर आइए आई पाई आर स्क्वायर इन, क्यू की वैल्यू लिख रहे हैं, है ना? क्या ये कई सारे लूप्स हैं, एन लूप्स, लेंथ एल, टी, करंट आई, एन आई एल, धीरे धीरे करके बढ़ेगा एन आई एल। हाई करंट जा रही है, R1 R2, समझ गए वायर? कितना? प्लस करंट यू जाएगी, करंट यू जा रही थी, इसमें अंदर आया, इसमें करंट बाहर जाएगी, इससे बाहर आया, आंसर आया आई पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर साइड। तो अगला, हाई करंट फ्लो कर रही है, था, आई होप दिख रहा होगा आपको, प्लेन ऐसा दिख रहा 3D में। ये आधे लूप को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ऐसे कर दिया, लूप कर लिया था डाइपोल मोमेंट। अब आपको क्या दिखाई दिया? तो पूरा है ही नहीं यार, मतलब एरिया, एक्टर ही अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, ये तरीका याद रखिएगा, मैंने यहां पर एक करंट इधर मान ली, करंट इधर, चलेगा? चलेगा? आपके पास एक लूप हो गया ये वाला, और एक लूप हो गया ये वाला, इसके कारण आ गया माइनस आई कैप, इसके कारण किधर आ गया, करंट यू चल रही है ना इधर, आ गया आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई कैप। करंट कैसे चल रही थी, ऐसे, के कैप माइनस के 10 आई पाई आर, दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल, दिस, ठीक है? अगला, चार्ज है, चार्ज है क्यू, यहां से ये घूम रहा है, वेगा से,
रेडियस आर है, रेडियस आर है, टू चार्ज है, मास m का है, क्या होगा, उंगली लगाई तो में चक्कर लगा लेगा, 2 पाई बाई ओमेगा हम चक्कर लगा लेगा, पाई बाई ओमेगा सब में चक्कर लगा देगा। इफेक्टिव करंट कितनी आई, इफेक्टिव करंट आई क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी आई, क्यू का आर स्क्वायर बाई 2 विद वेक्टर, जो ओमेगा की दिशा है वही क्यू म्यू की दिशा है, तो ओमेगा की दिशा भी अंदर है, की दिशा भी अंदर है, वेक्टोरियली सही है, क्यू इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर का, गुड गुड, ध्यान से, कोई ये रैंडम बॉडी है, चार्ज है, के अबाउट घूम रही है, के अबाउट घूम रही है, इस शेप की बॉडी, ठीक है, ध्यान से देखना, तो कोई ये सारे डीक्यू डीक्यू चार्ज है, डीक्यू चार्ज है, क्या हर डीक्यू चार्ज सर्कल में घूम रहा है, और सबके कारण डायपोल मोमेंट की दिशा एक ही तरफ आएगी, सबकी ओमेगा की दिशा एक ही है, अगर सबके डीक्यू का डायपोल मोमेंट निकाल के जोड़ दूं तो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, एक डीक्यू का डायपोल मोमेंट क्या होता है, अभी किया था आपने, तो म्यू आ गया इंटीग्रेशन, क्या था भूल गया मैं, डीक्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, यही है ना, यही था क्या, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू ओमेगा बाहर आ गया, बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी क्यू, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी क्यू भैया, मैथ्स को क्या पता डी क्यू का नाम चार्ज है कि मास है, मैथ्स को क्या पता कि डी क्यू का नाम, मैथ्स के मास्टर जी को क्या फर्क पड़ता है डी क्यू का नाम मास है कि चार्ज है, मैंने कहा आर स्क्वायर डीएम, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आर स्क्वायर डीएम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और डीक्यू की जगह क्या है, एम होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, तो हमारे सर ने इसका आंसर रटवा दिया, मैं क्या आ गया, आई बाई एम इंटू क्यू, अरे ये से इंटीग्रेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्यू की जगह मास कर दिया, आई बाई एम हो गया, बचा हुआ नंबर, अरे एम आर स्क्वायर आता तो हमारा क्यू आर स्क्वायर आता, आई बाई एम हो गया आर स्क्वायर, क्यू दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इंटू ओमेगा बाई 2, चेक करो, किसी भी जनरल बॉडी का म्यू क्या फॉर्मूला बन गया, क्यू बराबर बाई 2m इंटू एल, एल इज पढ़ लेंगे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए, चार्ज रोटेटिंग बॉडी हो तो उसका म्यू का फॉर्मूला है क्यू बाई 2m, 12 बाई 2m इंटू एल, नोट लिखिए 2 बाई 2m इंटू एल, स्फीयर का, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका कर लोगे, अरे कोई घूमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आता ही होगा, प्रोवाइडेड charge distribution is exactly same as of mass distribution, ये नहीं कि तुमने यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दे, चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो इसकी वैल्यू कुछ और आती ना, भाई तुमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद है,
तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तभी लगाना, अगर नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तभी कर पाओगे, या फिर इससे अच्छा यही इंटीग्रेशन कर। पक्का? L इज इक्वल टू आई ओमेगा QL बाई 2m। ये एडवांस का फेवरेट इक्वेशन है, फेवरेट। जब भी मैग्नेटिज्म में सवाल देना होता है इसको जरूर उसमें घुसेड़। Q इज इक्वल टू QL बाई 2m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंट में कुछ बताते होंगे, बाई 2m, E बाई 2m करते होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन घूमता है उनका सिर्फ, तो E बाई 2m करते। मैंने पहले आपको ये बताया हुआ है कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये बात हो रखी है। और उसमें उस तरह के मटेरियल्स को अपन ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहा था, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको डायमैग्नेटिक कहा था। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो तरह की हमने बात की थी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने वाला है समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जब आता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ घूमता हुआ ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये हमारे पास, और हमने यहां पर सडनली हमने यहां पर एक क्रॉस की T इक्वल टू 0 प्लस हमने एक B क्रॉस इंट्रोड्यूस कर दिया, अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी। अंदर बाहर कुछ भी ले सकते थे, एक एग्जांपल के लिए मैंने B क्रॉस इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे बेटा मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस की, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसका मतलब है देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अचानक से चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी अचानक से चेंज होती है हमें पता है नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो उसकी दिशा कैसे होगी, तो ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, जैसे ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा पहले से, ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ घूम रहा था इस रेडियस में। अब आपने सडनली अगर यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी दिशा निकालने के लिए हाथ बाहर किया, अंगूठा बाहर किया और यू इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो एक इंड्यूस, तो इसके कारण हुआ क्या, इसका इफेक्ट हुआ, इमीडिएटली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई यहां पर। और ये जो जनरेट हुई है ये हुई है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए क्यों, क्योंकि हमें पता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है तभी तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड बदलना बंद कर देगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आना बंद हो जाएगी। तो पहले यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, आपने लाई, तो इस लाने के प्रोसेस में अगर dt टाइम लगा है तो उस dt टाइम में ही तो 0 से b हुई है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद b कांस्टेंट हो गया है। तो उस dt टाइम के लिए क्या डेवलप हुआ होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई, क्यों छोटे से टाइम के लिए हुई, ये समय आया आपको। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस समय आती है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहां थी नहीं, हमने लगाई, मैग्नेट सामने रखा, तो मैग्नेट सामने रखते के बाद तो कांस्टेंट हो गई ना, तो रखने से पहले, रखने के तब ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज हुई है। तो उस दौरान थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। अरे 0 थी फिर b हो गई dt टाइम में, तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, पर वो कितने समय के लिए आया होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इसमें इस सेंस में आई होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस में आई होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस में आई होगी। तो इस पर्टिकुलर सवाल में जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी को उसने क्या किया, उस पर एक फोर्स लगाया होगा, इधर फोर्स लगाया होगा कम समय के लिए, तो उसकी वेलोसिटी को क्या किया होगा, कम किया होगा, उसकी वेलोसिटी को कम किया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, उसकी वेलोसिटी को कम किया होगा। तो इसकी वेलोसिटी पहले v थी, अब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, v1 की वैल्यू डेफिनेटली v न्यू की वैल्यू v ओल्ड से छोटी हो गई, कम हो गई। अब ये ओल्ड v न्यू की वैल्यू v ओल्ड से छोटी हुई, तो अब लगा कि अब यहां पर इस पे नेट फोर्स तो अभी भी सेंटर की तरफ जो लग रहा था वही है, वेलोसिटी क्या हुई, कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, यानी स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन हुआ तो इसको अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए,
अगर एक सर्कल में घूम रहा था, पहले सेंट्रीपिटल जो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर था। अब क्या हुआ कि वेलोसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी उतना ही है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया ना। कितना सर्कल में घूमने के लिए चाहिए होता है, वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, वी कम हो गया तो घुसना चाहिए, पर घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस की, तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी किया, अंदर आया, और इलेक्ट्रॉन ने तो ऊपर आया, तो क्या हुआ, अंदर की तरफ का नेट मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे किधर की तरफ आया, ऊपर की तरफ, तो इसके बाद लगने वाला नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स बाहर आ गया, क्या वो भी कम हो गया? वो भी कम हुआ और वेलोसिटी भी कम हो गई, तो नई वेलोसिटी के साथ ये नए सर्कुलर मोशन में मेंटेन हो गया, नई वेलोसिटी के साथ नए सर्कुलर मोशन में मेंटेन हो गया। इसका वेलोसिटी भी बदलता है और रेडियस भी बदलती है, पर नया सर्कुलर मोशन एडजस्ट हो जाता है। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मानते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी बदली, सिर्फ क्या बदली, वेलोसिटी, रेडियस नहीं बदली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी बदली और रेडियस नहीं बदली। कोई बोलेगा नई रेडियस, नई वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो अगर इसकी रेडियस पहले r थी, तो क्या हम पहले लिख सकते थे, यहां पर कि mv स्क्वायर, पहले mv ओल्ड स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू के जेड ई बाई आर स्क्वायर। अब जो नई वेलोसिटी आ गई कम होके एम वी न्यू स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ही है, के जेड ई बाई आर स्क्वायर पर माइनस क्यू ई वी वन बी का एक और फोर्स आ गया। तो नई वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर कभी सवाल पूछा जाए, जो कि ओलंपियाड लेवल पे ही पूछा जाएगा या एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा कि नई वेलोसिटी निकालो, तो नई वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। हमें यहां पे सिर्फ इफेक्ट देखना है, इफेक्ट क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी ओवरऑल क्या हो गई, ओवरऑल वेलोसिटी कम हो गई, ओवरऑल वेलोसिटी कम हो गई। तो क्या ये पहले से ही जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ये एक मैग्नेटिक डाइपोल था, करंट कैरिंग लूप था, करंट कैरिंग लूप था जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है QL बाई 2m। पता नहीं याद आ रहा कि भूल के आ गया सब। म्यू की वैल्यू होती कितनी है, QL बाई 2m, L क्या होता है MVR, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई QVR बाई 2, म्यू की वैल्यू क्या हो गई QVR बाई 2। ये किधर करंट चल रही थी, करंट इधर चल रही थी, तो इसका डाइपोल मोमेंट पहले किधर था, अंदर। क्या Q बदला है, नहीं बदला है, R बदला है, नहीं बदला है, 2 बदला है, नहीं बदला है, V बदला है, V क्या हुआ है, कम हुआ है। तो क्या इसका अंदर की तरफ का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया, अंदर की तरफ डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब है जितना मैंने B लगाया था, तो जितनी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड थी, पहले से ही, लेट्स से उसकी वैल्यू थी B1, हमने यहां पर B और लगाया अंदर की तरफ, तो थ्योरेटिकली होना कितना चाहिए था, B1 प्लस B, पर होगी कितनी, B1 प्लस B से थोड़ी सी कम। क्यों थोड़ी सी कम, क्योंकि इसकी स्पीड कम हुई तो इसका B1 कम हो गया होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद की क्या हो गई, कम हो गई होगी। तो यानी कि जितनी हमें अंदर इफेक्ट मिलना चाहिए था उससे क्या हुआ, इफेक्ट थोड़ा कम मिला है। पक्का समझ में आ रहा है, यहाँ पक्का ये बात समझ में आ रही है, ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। अब मान लो सिचुएशन ये होती कि वही सेम सवाल था और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूम रहा होता, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती अंदर की तरफ, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती, बहुत ध्यान समझना। तो अब क्या होता है, इसमें फोर्स फिर इधर लगता, इसमें फोर्स, अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती, फोर्स इधर लगता, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता, बढ़ा देता। तो वी न्यू की वैल्यू क्या हो जाती, ग्रेटर देन वी ओल्ड हो जाती। तो वी न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वी ओल्ड हो जाती, तो क्या इसका डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाता, इसका डाइपोल मूवमेंट किधर की तरफ था, इधर की तरफ था, इसका डाइपोल मूवमेंट बाहर की तरफ था, लेकिन बाहर की तरफ क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो पहले अगर मान लो ये सब इफेक्ट ना हो रहा होता और इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ B1 होती, तो इसके B लगाने के कारण नेट फील्ड होनी चाहिए थी B माइनस B1 अंदर, लेकिन अब कितनी होगी, उससे ज्यादा कम हो जाएगी, यानी B माइनस B1 माइनस समथिंग। तो क्या पिछले सवाल में इस वाले सवाल में होनी चाहिए थी B प्लस B1, उससे क्या आई, कम। इसमें क्या होनी चाहिए थी, B माइनस B1, और उससे क्या आई, कम आई, यानी दोनों केस में थोड़ी थोड़ी कम हो गई, पक्का कम हो गई। यानी हर इलेक्ट्रॉन में
एक कैरेक्टर होता है कि जैसे ही बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी वो कम कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? थोड़ी सी फील्ड को क्या कर देता है? कम कर देता है। हर इलेक्ट्रॉन ये करता है। इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर। इसे कहते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन दिखाता है डायामैग्नेटिक बिहेवियर? एक हो गया डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक हो, अब बात करें बिहेवियर। डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? डायामैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? एवरी इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, every electron changes its magnetic dipole movement। समझ में आ रहा है उज्जवल? जैविक, every electron changes, क्या बोला था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट to reduce the effect of applied external magnetic field, to reduce the effect of applied external magnetic field, to reduce the effect of applied external magnetic field. This behavior is called diamagnetic behavior. Diamagnetic behavior. But its effect is very small. चेंज करता है पर बहुत कम। इट इफेक्ट इज वेरी स्मॉल। चाहे वो राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा, दोनों केस में वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है। कौन दिखाता है ये बिहेवियर? हर इलेक्ट्रॉन दिखाता है, हर इलेक्ट्रॉन दिखाता है। एवरी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन शोज दिस बिहेवियर। ये हमें थियोरेटिकल बात पता है, एवरी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन शोज दिस बिहेवियर। ठीक है, पक्का क्लियर है मेरी बात? अब देखते हैं, अब हम देखते हैं ये बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। बहुत ध्यान समझिएगा। अगला आप बात करेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक है मटेरियल और एक है बिहेवियर। बिहेवियर अलग चीज है, मटेरियल अलग चीज है। बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक। आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो अपने आप को बी के अलोंग अलाइन करना चाहता है टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? म्यू पैरेलल टू बी हो जाता है, म्यू पैरेलल टू बी हो जाता है। पक्का? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है अगर उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अपने आप को घुमा के बी के अलोंग अलाइन कर लेगा। तो बी के अलोंग अगर अलाइन कर लेगा तो इसका मतलब है अगर वो जो भी लूप घूम रहा था इलेक्ट्रॉन का वो ऐसे पहले घूम रहा था, हमने बी ऐसे लगाई, उसने अपने आप को ऐसे कर लिया, तो यानी वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग ही बना देगा क्योंकि म्यू की दिशा में ही बी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को अलाइन करना चाहता है किसके अलोंग? हर डाइपोल मूवमेंट। तो लिखिए एवरी डाइपोल align itself along B external, B external के along अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है? एंड सपोर्ट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर अलाइन कर देगा तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और बी नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बढ़ जाएगी। सपोर्ट्स बी एक्सटर्नल टू स्ट्रेंथन इट, इसको स्ट्रेंथन कर देगा। ये प्रॉपर्टी कौन दिखाता है? ये प्रॉपर्टी हमारी होगी हर डाइपोल दिखाता है। अब ये तो प्रॉपर्टीज हुई, ये तो प्रॉपर्टीज है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये दो बातें, एक है डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उन्हें कहते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करती है कि वो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी को चेंज करके अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करने वाली बना देती है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो अपने आप को अलाइन करके मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर देती है। क्लियर है मेरी बात? दो प्रॉपर्टी है, नाम सेम है,
और दो मटेरियल है। अब हम देखते हैं क्यों इनके नाम सेम रखे गए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लिखते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। आपने बी एक्सटर्नल अप्लाई किया, अप्लाइड, ये अप्लाई हुआ, ये अप्लाई हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ाएगा, और दोनों ही नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इन दोनों, जब ये नहीं था, जब ये नहीं था तो इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, पक्का। अब आपने लगाया बी, जब आपने बी यहां लगाया, इसने क्या किया, कम किया, इसने क्या किया, कम किया, गाना मत गाओ, कम किया, मैग्नेट स्पीड बढ़ाई। मैग्नेटिक फील्ड को डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बताया मैंने, इधर घूम रहा हो या इधर घूम रहा हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड को दोनों ही घटाते हैं। तो जब इनकी पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, यानी ये रखे हुए हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब हमने बी एक्सटर्नल इंट्रोड्यूस किया, बी एक्सटर्नल इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हुई, इसकी स्पीड बढ़ गई, पर दोनों इफेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड को, तो ओवरऑल अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, पक्का। एक स्टेप, यानी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसने दिखाई, दिखाई। पैरामैग्नेटिक ये इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि पैरामैग्नेटिक में अलाइन होने के लिए इसका खुद का तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी तो अलाइन होता। अगर इसके पास डायपोल मोमेंट होता तभी तो बी के साथ अलाइन होता। नहीं समझ में आया, तो नेट डायपोल 0 है, तो बी जब लगा तो ये म्यू और म्यू स्टेबिलिटी पाएगा कौन, पाता तो स्टेबिलिटी एक आपका डायपोल, पर ये डायपोल है ही नहीं, ये ओवरऑल एटम क्या डायपोल है, नहीं है, तो यानी कि अलाइन नहीं होगा, यानी इसने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो की, इसने सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी शो की, दैट्स व्हाई मटेरियल इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज इट शोज ओनली डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनमें अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाए तो उन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक्सपेक्टेड वैक्यूम से कम हो जाती है। क्या समझ में आया, पक्का। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्यों कम हो जाती, क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दे शो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बट दे कुड नॉट शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने के लिए आपको पता है कि इसके पास डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो अलाइन करेगा, तभी तो अलाइन करेगा। हाँ, इसलिए यहां पर ये फायदा हुआ। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिसे कारण बी नेट क्या हो जाता है, बी नेट क्या हो जाता है, लेस देन बी एक्सटर्नल हो जाता है। बी नेट क्या हो जाता है, लेस देन बी एक्सटर्नल हो जाता है। बी नेट है क्या चीज, बी नेट है बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, इनका खुद की फील्ड, और बी इंटरनल अपोज करती है, जैसे हमारे कंडक्टर्स में होता था, डाइलेक्ट्रिक्स में होता था, वैसे ही। क्या मेरी बात समझ में आई। तो बी इंटरनल की दिशा क्या होगी, हमेशा बी एक्सटर्नल के अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहां पर कम हो जाएगी। ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा पाएंगे क्या, नहीं दिखा पाएंगे, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं इसमें, तो इसका खुद का डायपोल मूवमेंट 0 था, तो डायपोल मूवमेंट 0 था, तो अलाइन कैसे होगा, अलाइन वाली कहानी नहीं दिखा पाएंगे, पर वेलोसिटी बढ़ाने घटाने वाली कहानी दिखा पाएंगे। पर ये जो इंटरनल वाला इफेक्ट होता है, इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी वेरी वीक, वीक देन वी एक्सटर्नल। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, कम करते हैं पर इतना कम नहीं करते कि हमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्टिवली कम कर देते हैं, पर इतना कम नहीं करते जिसका हमें फर्क दिखाई दे। तो अगर हमारे पास मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, यू थी ऐसे, और इसमें हमने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा, पहले सफेद वाली लाइन ओरिजिनल लाइंस हैं,
तो हमने पीला वाला मटेरियल रखा तो हमें कैसा इफेक्ट दिखाई देगा? हमें क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। ये खुद एक डाइपोल बनेगा क्या? क्या ये खुद नहीं, ये खुद थोड़ा सा खुद तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या? किधर बनाएगा? अपोजिट, यानी कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल वाली यू बनाएगा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप तो बनाएगा ही बनाएगा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाएगा, और बाहर वाली दोनों ऐसी रहेंगी। बाहर वाली को तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज रहेगी। पर तुम्हें क्यों पीली सफेद करके दिखाई देंगी क्या? तुम्हें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, तो तुम्हें क्या दिखाई देगी? अंदर फील्ड लाइन, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम, और बाहर इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, बाहर ज्यादा। तो इसका मतलब है जब भी डायमैटिक मटेरियल आएगा तो हमें जो इफेक्ट दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये कुछ ऐसे हो गई फील्ड लाइंस, अंदर से कम जा रही हैं, सब ऊपर ऊपर से नीचे से निकल, ऐसा लग रहा है कि इसने इनको धक्का मार दिया। अंदर फील्ड लाइंस कम दिखेंगी, बाहर फील्ड लाइन चिपक जाएंगी, तो ऐसा लगेगा ना कि इसने इनको क्या मारा? रिपेल मार दिया। इस यानी कि डायमैटिक मटेरियल ऐसा लगेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल मारता है। तो ये किया, ये बना, ये दिखा, ये दिखेगा हमें, उतार लीजिए। तो डायमैटिक मटेरियल क्या करता है? रिपेल मारता है, ये अपने अंदर से फील्ड लाइंस को नहीं जाने देता, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ताकतवर नहीं है जितना नॉर्मली हमें बहुत मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 1 टेस्ला एक्सटर्नल लगाएंगे तो 10⁻³ टेस्ला का इंटरनल बनेगा, 1000 गुना कम। तो इसका इफेक्ट जो आता है डायमैटिक मटेरियल्स दिखाते हैं यहां पर। डायामैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही बनाते हैं और वही दिखाई देती है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम कर देते हैं। अब आया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या खास बात थी? उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो इधर घूम रहा था। आपने क्रॉस बी इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ? वेलोसिटी डिक्रीज हुई, पहला स्टेप, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, जिसके कारण इसने क्या किया? बी इंटरनल बनाया अपोजिट टू बी एक्सटर्नल, यानी क्या इसने डायमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाया, लेकिन साथ ही साथ ये अलाइन भी हुआ। भाई इधर की तरफ मुंह करे खड़ा था, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, तो अलाइन भी हुआ। अलाइन होने से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड घटाई। पर अलाइन होने वाली प्रॉपर्टी जो है और ये चेंज वाला जो प्रॉपर्टी है, उसमें अलाइन होने वाली प्रॉपर्टी कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। तो ओवरऑल इसने क्या किया? बढ़ा दिया। ओवरऑल इसने बढ़ा दिया, पर ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? दोनों। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पर उसमें से मेन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पैरामैग्नेटिक। वो सुपरसीड करती है क्योंकि उसमें पूरा डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो गया। अरे एक बात समझो, जो वो चेंज कर रहा था वो डेल्टा है, और जो पूरा अलाइन हो रहा है यानी पूरा का पूरा बी ही सपोर्ट कर दे रहा है। तो एक परसेंटेज में चेंज का इफेक्ट है क्या? पूरा मिल गया। तो 100 मिलना और 1 मिलने में अंतर है। तो 1 अपोज हुआ और 100 सपोर्ट हुआ, 1 अपोज हुआ और 100 सपोर्ट हुआ, तो ओवरऑल 99 का सपोर्ट हुआ ना। तो इसका मतलब है इस केस में बी इंटरनल पैरामैग्नेटिक के कारण, ये ड्यू टू अलाइनमेंट के कारण सपोर्ट बी एक्सटर्नल। इफेक्ट कौन सा ज्यादा है यहां पर? पैरामैग्नेटिक वाला। तो ओवरऑल बी क्या हो जाता है? बी टोटल क्या हो जाएगा? ओवरऑल बी नेट इंक्रीज कर जाएगा बी एक्सटर्नल से। ओवरऑल बी नेट बी एक्सटर्नल से इंक्रीज कर जाएगा।
पी नेट बीएक्सएनएल से इंक्रीज कर जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को इसलिए पैरामैग्नेटिक कहते हैं कि इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा पावरफुल है। डायमैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही होती है। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पावरफुल ज्यादा होती है, इसलिए ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल अंदर प्रॉपर्टी क्या कर देता है, घटा देता है। लेकिन अगर उसमें मैंने बहुत कम इफेक्ट आता है, इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। इसमें अगर आपने 1 लगाया है तो 0.1 का इफेक्ट मिल जाएगा, और उसमें 1 लगाया था तो 0.001 का इफेक्ट मिलेगा। दिस इज बिग डिफरेंस बिटवीन देम। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? तो ये हमें दो बातें समझ में आई कि एक प्रॉपर्टी बढ़ाता है और एक घटाता है। तो इसका अगर हम मटेरियल्स के बाद देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर लगाई थी, ये मटेरियल रखा तो इसकी बाहर इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसी है। इस मटेरियल की फील्ड की बात करें तो ये ऐसे, ये भी ऐसी बनेगी, बाहर ऐसे, अंदर की तरफ सपोर्टिव, बाहर की तरफ अपोज होगी। तो इसमें नेट इफेक्ट क्या दिखाई देगा हमें, अंदर ज्यादा जा रही है, अरे अंदर ज्यादा हो गई और बाहर कम हो गई। तो क्या लग रहा है, इसने फील्ड लाइंस को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, अपने अंदर से घुसेड़ लिया, सारी फील्ड लाइन को मेरे अंदर से गुजरो। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक दिखाता है, क्या करता है, ये अट्रैक्ट फील्ड लाइंस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या था, डोमेन्स बने हुए थे। पैरामैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक के ही पार्ट है, पर उसमें क्या हुआ, सब अलग अलग नहीं है, रैंडम नहीं है, कुछ कुछ साथ साथ बताया ये बात, कुछ कुछ ग्रुप बना बना के साथ रहते हैं, डोमेन। तो लिखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आल्सो शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद हायर इफेक्ट। पैरोमैग्नेटिक भी हायर इफेक्ट के साथ दिखाते हैं। ये तो गई थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यू थी और अच्छे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी की सारी फील्ड लाइंस अपने अंदर से डाल देते हैं, और यहां आपने ऐसी फील्ड लाइंस थी, ऐसी फील्ड लाइन थी, ठीक है, और आपने यहां पर आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो होगा क्या, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कारण आपकी सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजरने लगेंगी, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी फील्ड लाइंस अपने अंदर से ही ले जाएगा, ये सारी की सारी फील्ड लाइन अपने अंदर से ले जाएगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन और ताकतवर है, इसका अट्रैक्शन और ताकतवर है। डायमैग्नेटिक दिखेगा ही नहीं ना, इसका फेरोमैग्नेटिक भी करेगा पर इसका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो डोमेन, उसका बीप ऑलरेडी बहुत सारा अलाइन था, तो जल्दी से सारे अलाइन हो जाएंगे। उसका 100 के 5-5 हजार के बंडल पड़े हुए हैं, वो एक साथ अलाइन हो रहे हैं, और 0.01 वाला इफेक्ट का नेग्लिजिबल हो जाएगा। शो तो करेगा, पर शो करेगा नहीं, करना चाहिए पर हमें दिखेगा ही नहीं कभी। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये करता है दोनों, भाई दोनों करता है इफेक्ट, पर एक इफेक्ट है 5000 और एक इफेक्ट है 0.01, तो हमें कभी दिखेगा ही नहीं 0.01 वाला इफेक्ट। हम तो बाहर से देख रहे हैं ना, हमें क्या पता अंदर क्या कचरा मचा हुआ है, हमें तो 4999.999 दिखाई दे रहा है, हमें तो लग रहा है वही इफेक्ट आ रहा है। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक में, क्या खास बात थी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, क्या था, पैरामैग्नेटिक में सबके पास डायपोल मोमेंट थे पर सब रैंडम थे। पैरोमैग्नेटिक में क्या था कि कुछ कुछ ग्रुप बने हुए थे, इन ग्रुप्स के सारे ओरिएंटेशन एक जैसे थे, जिन्हें डोमेन कहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते थे, और वो एक साथ अलाइन होना आसान है। भाई पैरा और फेरो का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पैरा में हर बंदा मैग्नेट था, हर एटम मैग्नेट था, लेकिन सब रैंडमली अलाइन थे। पैरोमैग्नेटिक में ग्रुप्स एक साथ है, पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप रैंडमली अलाइन, और नेचुरल मैग्नेट में सब एक ही जैसे अलाइन थे, तो प्योर मैग्नेट था।
ठीक है। अब देखते हैं, मान लो एक करंट कैरिंग वायर था, इसी कारण यहां पर आर डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब मान लो ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बिना मटेरियल मटेरियल सोचे, यानी कि इसकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जिसने बनाई थी। अब क्या होगा कि जब आपने यहां पर मान लो कोई डायमेटिक लिक्विड भर दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम में हम क्या करेंगे, हम ये जो म्यू नॉट वाला फैक्टर है इसकी जगह हम म्यू लिख देंगे आई अपॉन 2 पाई आर। अरे म्यू नॉट की जगह क्या लिख देंगे, म्यू आई अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट हमने कहा था फ्री स्पेस में कॉस्ट, भाई आई इफेक्ट करंट तो करंट ही रहेगी, दूरी जो है वो दूरी रहेगी, आई का इफेक्ट वही रहेगा, आर का इफेक्ट वही रहेगा। तो हमारा जो ये म्यू नॉट वैक्यूम में कांस्टेंट था, यहां पे वो कांस्टेंट की वैल्यू म्यू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में, म्यू हो जाएगी। यानी ये जो नंबर लिख रहे हैं, ये जो नंबर लिख रहे हैं यही बदल रहा है। ये नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। और ये जो बचा हुआ नंबर है, ये जो बचा हुआ नंबर है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये वायर की, यानी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की किसी जगह पर, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की किसी जगह पे प्रॉपर्टी है आई अपॉन 2 पाई आर। कांस्टेंट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे। अरे वैक्यूम में तो म्यू नॉट लगाते हुए आए थे, वो तो हमें पता था वैक्यूम में इतना होता है, किसी और मीडियम में नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे जैसे ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, तो ये नंबर जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को छोड़ के, ये तो कांस्टेंट है, दूसरी फील्ड जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यहां पे म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, मीडियम बदलेंगे तो म्यू हो जाएगा। तो कौन सी चीज है जो सोर्स कहता है मैं मेरी है मीडियम क्या भाड़ में, वो वही रहेगी। क्या वो ये म्यू नॉट के बगल में लिखा हुआ जो नंबर है वो है, म्यू नॉट के बगल में जो लिखा हुआ नंबर है वो है, क्लियर है। इस नंबर को हम एक नया नाम देते हैं, इस नंबर को, हर फॉर्मूले में म्यू नॉट आया होगा, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हैं उसमें क्या आया होगा, म्यू नॉट आया होगा। म्यू नॉट के अलावा जो नंबर लिखा हुआ है वो किसकी प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है किसी जगह पर, यानी जगह और सोर्स मिलाकर उनकी प्रॉपर्टी है। क्या मीडियम उसमें इन्वॉल्व है, नहीं। तो ये एकदम ओरिजिनल चीज है जो कि कभी नहीं बदलती, ये तो हमारे पास फिक्स्ड है मीडियम क्या भाड़ में। इस चीज का नया नाम रखा हमने क्योंकि हमें लगा यही चीज बार बार नहीं बदल रही है, बाकी म्यू नॉट फ्यू नॉट जो है बदल रहा है, इस चीज की वैल्यू नहीं बदल रही। इस चीज का हमने नाम रखा एच वेक्टर। एच वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, नाम काफी मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच वेक्टर। किसकी प्रॉपर्टी है एच, सोर्स एट अ पॉइंट, मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करती है क्या, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स एट अ पॉइंट। इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अरे आई अपॉन 2 पाई आर है, आई अपॉन 2 पाई आर है, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर आर आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट, नीचे आर क्यूब आ जाएगा। इसका डायमेंशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की, एच। एच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, एच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। एच कभी नहीं बदलता, एच जितना है उतना ही रहेगा। वो कौन डिसाइड करता है, सोर्स डिसाइड करता है। क्लियर है क्या मेरी बात, लिखिए, इन एनी मटेरियल, इन एनी मटेरियल B is defined as mu h। B कैसे डिफाइन करेंगे, mu h, mu h, ठीक है। mu is called permeability, permeability of medium, medium, medium। mu is different, different for different medium,
डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में, क्यों? बिकॉज ऑफ मीडियम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो कम कर दे ज्यादा कर दे, मीडियम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पक्का? ये बी कौन सा बी है? टोटल बी। ये बी कौन सा बी है? नेट बी, नेट है, बी नेट है। बी नेट का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू इंटू एच। एच किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स और पॉइंट की, सोर्स और पॉइंट की। बी क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैं कह सकता हूं कि बी नेट जो है वो बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एच। नेट मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल वाले ने कितनी बनाई है? एक्सटर्नल वाले ने तो बनाई है ऐसा कि मीडियम मीडियम है नहीं, मैं तो जितनी बनाता हूं। तो बी एक्सटर्नल वाले की कितनी है वैल्यू? उसकी वैल्यू है म्यू नॉट एच। उसने कहा मैंने तो ऐसे बनाई जैसे वैक्यूम था, तुमने अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करके, अपना डिस्ट्रीब्यूट करके, अपना बी इंट बना के नई मैग्नेटिक फील्ड बदल दी है तो अलग बात है, पर मैंने कितनी बनाई है? वो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही बनाता था। नेट मैग्नेटिक फील्ड बदली क्यों मटेरियल में जाके? क्योंकि उसने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? कम कर दिया था या बढ़ा दिया था अलग अलग केसेस में। तो बी टोटल बदल रहा था। बी टोटल कैसे निकालेंगे? म्यू एच। म्यू में कौन? म्यू 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 जो है वो मीडियम डिपेंडेंट चीज है, पर बी एक्सटर्नल तो सिर्फ सोर्स डिपेंडेंट है, तो इसलिए बी एक्सटर्नल की वैल्यू में ये कांस्टेंट आता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है म्यू नॉट। पर बी के वैल्यू में म्यू एच आता है। म्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। म्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि बी इंटरनल भी उसमें आ रहा है। तो क्या म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से बड़ी और छोटी दोनों हो सकती है? म्यू की, क्योंकि बी इंटरनल अपोजिट भी हो सकता था डायमैग्नेटिक में। बी इंटरनल डायमैग्नेटिक में अपोजिट होता तो बी म्यू की वैल्यू क्या हो जाती? बी एक्सटर्नल की वैल्यू, बी नेट की वैल्यू बी एक्सटर्नल से छोटी हो जाती ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल में कौन बी नेट ज्यादा होता है कि बी एक्सटर्नल? बी नेट कम होता है, यानी म्यू एच म्यू नॉट एच से कम है। म्यू कम है म्यू नॉट से, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू लेस देन म्यू नॉट होती है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि बहुत फर्क नहीं डालता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होती है। पैरोमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होती है। और यहां डिफरेंस थोड़ा सा होता है, यहां बहुत ज्यादा होता है, यहां बहुत कम होता है। सबसे कम यहां, उसके बाद यहां डिफरेंस, उसके बाद यहां डिफरेंस। अरे समझ में आया? यहां पे बड़ा हो रहा है इन दोनों में, उसमें छोटा हो रहा है। तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं? मॉड ऑफ मॉड म्यू डायमैग्नेटिक माइनस म्यू नॉट is less than mu paramagnetic minus mu naught is less than mu ferromagnetic minus mu naught। अरे चेक करिए, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, देखो दुनिया में सबसे पहली बात, धीरे धीरे समझते हैं। कोई भी करंट का अरेंजमेंट है कहीं पर, चाहे लूप है, लूप ही होगा। तो क्या ये हर जगह अपना एच बनाता है? हर जगह अपना एच, पक्का। जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में खुद की बनाता है म्यू नॉट एच। ये म्यू नॉट एच की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एच फैक्टर से फील्ड उसकी बनाता है म्यू नॉट एच। ठीक है, ये तो कहता मैं बनाता हूं, ये तो कह रहा मुझे तो, ये तो तुमने सीखा कि जब तुमने सीखा भाड़ में गया मीडियम, जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके लिए करंट कैरिंग लूप चाहिए। करंट कैरिंग लूप अगर आई मिल गया तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी का नाम हमने एच रखा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो म्यू नॉट एच है, वो फिक्स्ड है। म्यू नॉट एच, एच में सीधे म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट एच मिल जाती है, आई अपॉन 2 पाई आर उसकी प्रॉपर्टी म्यू नॉट से मिल जाती है। पक्का, ये बात समझ में आई? दुनिया में एक बात पक्की हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? कोई करंट कैरिंग लूप बनाएगा। अब जब हमने इसको एक मटेरियल में रखा
तो इस मटेरियल के अंदर भी इसके इफेक्ट के कारण वो भी खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगे। पर हमने क्या सीखा था, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? तो इसका मतलब है ये जब करंट कैरिंग वायर बना तो इसने उसको एक करंट कैरिंग वायर जैसा बना दिया होगा, तभी तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? करंट कैरिंग लूप हमारे पास था, अकेला कुछ और नहीं था, इसने अपना एच था, इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच बना रहा था। अब जब करंट कैरिंग वायर मीडियम में रखा गया तो यहां पर इसने इसके एटम्स को ऐसा हिलाया फिलाया कि ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगे। पर खुद की मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता था? यानी कि ये बाकी मटेरियल खुद एक दूसरा एक इंड्यूस करंट कैरिंग लूप बन गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये भी क्या होगा? लेकिन ये करंट कैरिंग लूप ओरिजिनल नहीं है, इसकी प्रेजेंस से आया, वो खुद एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेट मतलब करंट कैरिंग लूप बन गया, मैग्नेट मतलब करंट कैरिंग लूप बन गया। इसका मतलब है इसमें एक इंड्यूस्ड एच होगा, एच इंड्यूस्ड होगा इसका भी। अरे दुनिया में हर लूप का एच है, तो इसका भी एच इंड्यूस्ड होगा। तो कहेगा मैं भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच बनाऊंगा, पक्का? अपनी मैं म्यू नॉट एच इंड्यूस बनाऊंगा। इसने कहा मैं बनाऊंगा म्यू नॉट एच ओरिजिनल, ये कहेगा मैं बनाऊंगा म्यू नॉट एच इंड्यूस्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? म्यू नॉट एच प्लस एच इंड्यूस्ड। एच इंड्यूस्ड हो सकता है अपोजिट हो, घट रहा है तो वो कम हो सकता है उसकी वैल्यू। अब एच इंड्यूस नाम कंफ्यूज करता आपको, क्योंकि एच एच नाम रहता, तो इंड्यूस होने वाले एच को उन्होंने नया नाम दिया आई। इंड्यूस्ड होने वाले एच का नया नाम क्या दिया? उसका नाम क्या था एच का? एच का नाम क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ताकि आपको याद रहे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का नाम क्या था? इसका नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो नाम से सुना, मैग्नेटाइजेशन मतलब फिनोमिना हुआ, इसने उसको मैग्नेट बनाया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। कितना ताकतवर मैग्नेट बनाया, वो है उसका एच इंड्यूस आई। तो आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या हमने क्या लिखा लास्ट लाइन? इट विल हैव इंड्यूस्ड एच, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ, क्या कहलाता है ये? आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। क्या आई अपने औकात से बना है? किसके कारण बना है आई? एच के कारण। एच इज द पापा ऑफ आई। एच मर गया, आई मर जाएगा। यानी आई को पैदा करने वाला कौन है? एच है। तो इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू एच। आई प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है? तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वो कितना अच्छे से अलाइन होता है, कितना अपोज करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कितना आई बनेगा वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपने देखा था डायमैग्नेटिक में अपोजिट आई बनता था, पैरामैग्नेटिक में बहुत बड़ा ताकतवर आई बनता था, पैरामैग्नेटिक में काम भर का ताकतवर आई बनता था। तो ये कितना अच्छे से एच के साथ घुल मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इट इज कॉल्ड अंग्रेजी में ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है तुम मेरी बात को कितने अच्छे से पचा रहे हो। व्हाट इज योर ससेप्टिबिलिटी, अंग्रेजी का शब्द है ससेप्टिबिलिटी। तो हमने क्या कहा? आई इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी, ये खिंचा हुआ एक्स इंटू एच। आई इज ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, पक्का? आई क्या चीज है? आई बिल्कुल एच जैसी चीज है, लेकिन ओरिजिनली उसमें करंट नहीं थी, किसी के करंट होने कारण वो ताकतवर है। एक आदमी है जो घर में कमा के, असली में पैसे कमा के ला रहा है और दम से फूल रहा है कि मैं हूं सोर्स। एक आदमी उसके पैसे से मजे कर रहा है, वो भी फूल रहा है कि मैं भी बकैत, लेकिन उसकी बकैती सिर्फ तब तक है जब तक इसकी ये जिंदा है। समझ में आया? ये है मेन आदमी, उसका वो है मैग्नेटाइज्ड, वो उसके इफेक्ट में हीरो बन रहा है। तब पापा के पैसों से तड़ी मारने वाला, मतलब समझ में आया मेरी बात? एक वो पापा, ये असली में पैसा इनके पास तो औकात है, किसी के होने ना होने से इनको फर्क नहीं पड़ता, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये आई जो तड़ी मार रहा है कि मैं भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, लेकिन इसकी औकात जो है, इसका एच जो है, वो इसमें भी एच है, इसमें भी पैसे खर्च करने की ताकत है, लेकिन इनके दम पर ये गए वो गए। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? ससेप्टिबिलिटी
वो कितनी ससेप्टिबिलिटी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मटेरियल आया, ये मटेरियल आया। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी के बारे में देखो, डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव। डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव। लिख लो, डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो पर इससे ज्यादा। डायमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखते हैं क्या हुआ। ये है करंट कैरिंग वायर, ये है मटेरियल। मटेरियल इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो इसने कहा कि मैं, मेरा एक एच है, इसके एच से ये वाला मटेरियल भी कहा मेरा भी आई है। अरे मटेरियल के भी आई बन के तैयार है। मैंने इससे पूछा तू कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का, मैं तो म्यू नॉट एच बनाऊंगा। उसने कहा मैं भी तो सोर्स हूं, मैं भी बनाऊंगा। मैंने कितनी, कहता मेरा एच मेरा म्यू नॉट। वो कहता मैं बनाऊंगा म्यू नॉट आई बनाऊंगा। अरे उसके एच का नाम आई है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट एच प्लस आई। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई इज द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, म्यू नॉट वन प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच हो जाएगी। अरे चेक करो, आई की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच है। तो अब ये नंबर जो हमने लिखा, इसको हमने इकट्ठे लिख दिया, इसका नाम है म्यू एच। तो हमने इसलिए कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में अगर एच पता है तो म्यू एच होती है, भाड़ में गया आई फाई कौन पंगा पाले। हमने कहा म्यू एच होती है, जबकि ये कह रहा मैं तो म्यू नॉट एच ही बना रहा हूं, पर इसने अपना बेटा पैदा किया, उसने भी म्यू नॉट आई बना दी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, म्यू नॉट एच से थोड़ी सी बदल गई, म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी हो गई। तो वन प्लस, इसको नए नंबर को हमने वन प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू म्यू नॉट के नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, म्यू। तो अब हमने क्या कहा, दो तरीके कहने के। अगर हमें अंदर के मटेरियल फटीरियल से मतलब नहीं क्या क्यों कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जब भी मटेरियल होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू एच हो जाती है। पर असली में इससे मन की बात पूछे तो क्या है, उसने कहा यार मेरे को तो बता रहा है मैं तो म्यू नॉट एच बनाता हूं। तो मैंने कहा फिर ये लोग तो कह रहे हैं तो मटेरियल में म्यू एच हो जाती है। उसने कोई और बना रहा होगा, मैं तो म्यू नॉट एच बनाता हूं हमेशा ही। उधर मीडियम में तुम्हारी बदल जा रही है। उसने कहा मुझे नहीं पता भैया, मैं तो म्यू नॉट एच ही बनाता हूं, मेरे को तो यही सिखाया गया बचपन से भगवान ने कि तुम जहां भी जाओगे म्यू नॉट एच बनाओगे। तो तुम्हारी म्यू एच पूरी दुनिया गा रही है म्यू एच म्यू एच। उसने कहा गा तो सही नहीं, नापा तो म्यू एच ही आ रहा है, म्यू नॉट एच तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ होगा, उसने कहा जरूर कोई और होगा जो दिख नहीं रहा है। तो कौन था, उसका बेटा। बेटा क्या कर रहा था, वो भी कह रहा आई हूं मैं, आई उसका वैसा ही है जैसा उसका एच था। तो ये कहेगा मैं भी भगवान के रूल के हिसाब से तो मैं भी कितनी बनाऊंगा, म्यू नॉट आई। पर हमें क्या म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई अलग अलग दिखेगी, लाल पीली थोड़ी दिखेगी। हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दिखाई देगी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। पर हमें क्या दिखाई देगी, म्यू नॉट एच से डिफरेंट दिखाई दी। तो हमने इसको कहा कि ये म्यू एच है, तो हमने म्यू डिफाइन कर दिया। तो दो तरीके हैं, या तो हम एच के हिसाब से टोटल इफेक्ट देख लें तो म्यू एच है, अगर एच का ओरिजिनल इफेक्ट देखें तो म्यू नॉट एच है, आई का ओरिजिनल इफेक्ट देखें तो म्यू नॉट आई है। दोनों का मिला के देखें तो ये है। इसी नंबर का नाम हमने म्यू एच कर दिया, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, म्यू हो गया। हाँ, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हो गया। तो वन प्लस काई कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। एक से बड़ी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है। अरे काई निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पापा का नाम है एच, एच को रूल भगवान ने रूल बनाया है, एच अगर होगा तो तू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच बनाएगा, भाड़ में गया दुनिया। पर मीडियम आता है तो एच अपना बेटा भी पैदा कर देता है, आई। एच भगवान के हिसाब से एच जब भी आएगा म्यू नॉट एच बनाएगा, तो आई जब भी आएगा म्यू नॉट आई बनाएगा, दोनों मिलके म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई बनाए। तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया म्यू नॉट एच तो है नहीं, भगवान का रूल फेल हो रहा है। भगवान का रूल फेल नहीं हुआ है, भगवान का रूल अभी भी सही है, पर वहां पे दो लोग बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, इसलिए हमें म्यू एच दिख रही है। पक्का। तो इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H का अगर ग्राफ खींचे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, इसमें डायामैग्नेटिक में कुछ इस तरह का आएगा, थोड़ी ज्यादा स्लोप के साथ, इसमें पैरामैग्नेटिक में, और कुछ इस तरह का आएगा पैरोमैग्नेटिक। पैरोमैग्नेटिक में एक समय सारे अलाइन हो जाते हैं, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? अरे सारे अलाइन हो जाएंगे, उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो उसमें सैचुरेशन भी मिल जाता है, में सैचुरेशन भी मिल जाता है। इसमें सैचुरेशन कभी नहीं मिलता पैरामैग्नेटिक में, पूरे सारे अलाइन हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, इसमें तो बहुत कम इफेक्ट होता है। इसमें एक समय सैचुरेशन भी आ जाता है। किसका ग्राफ खींचा है हमने? I वर्सेस H। ये है डायामैग्नेटिक का, ये किसका है? पैरामैग्नेटिक का, ये किसका है? फेरोमैग्नेटिक का। पैरोमैग्नेटिक में क्या होता है? पैरोमैग्नेटिक में H बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता जरूर है जब सारे अलाइन हो जाएंगे, उससे ज्यादा H बढ़ाओगे तो क्या कुछ होगा? क्या नहीं, यानी ये हमेशा एक सैचुरेशन को अटेन करेगा, सैचुरेशन को अटेन करेगा आई। अरे क्लियर है? सैचुरेशन को अटेन करेगा आई। क्लियर है? राइट ऑन हिस्टेरिसिस लूप। स्लोप नहीं, आई थोड़ी बढ़ाते हो, आई तो अपने आप पैदा होता है, एच बढ़ाते हो नहीं, उसकी ससेप्टिबिलिटी लगभग कांस्टेंट रहती है गिवन टेम्परेचर पे, स्लोप उसकी कांस्टेंट रहेगी, ज्यादा होगी उससे निगेटिव वाले से, पर कांस्टेंट रहेगी, बहुत ज्यादा कभी नहीं बढ़ सकता। इसके ये तो बहुत तेजी से बढ़ के बराबर हो जाता है। पैरोमैटिक में क्या, पैरोमैटिक एकदम सुपर आदमी है पैरा का, पैरा कभी भी अपने एक्सट्रीम को नहीं पा सकता, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे। तो छोटे से रीजन मतलब ये जितने में ये यहां से यहां आया, ये जीवन में उतने वहां से वहां पहुंचा है। मैं आया, इसलिए इसका स्लोप लगभग कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कर्व का जो स्लोप है वो और कम होने लगेगा। रैंडम टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा? रैंडमाइजेशन बढ़ रहा है, अलाइनमेंट कम होने वाला है। तो फेरो पे कोई डाया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं था, रैंडमाइजेशन से कोई लेना देना। इसका एच बढ़ाने पे, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? स्लोप कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे स्लोप कम हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? लिखते रहना, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये भी अभी थोड़ा थोड़ा तो ऐसे रहेगा, थोड़ा 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 स्लोप कम होगा इसका भी। सैचुरेशन अभी भी अटेंड हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, उस पर पहुंच गए तो उसके बाद ये फेरो के सारे डोमेन फोमेन टूट गए, ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, फिर ये कभी भी सैचुरेशन अटेन नहीं करेगा, यानी परमानेंट मैग्नेटिज्म इसका डिसॉल्व हो जाएगा, इसके डोमेन सारे टूट जाएंगे, इसके डोमेन सारे टूट जाएंगे। ठीक है? कब? क्यूरी टेम्परेचर के बाद। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे परमानेंट मैग्नेटिज्म उसका एकदम ब्रेक हो जाता है, रैंडम हो जाएंगे, हर एटम रैंडम हो जाए। किसी भी मटेरियल का पर क्यूरी टेम्परेचर का मतलब है उसका हर एटम रैंडम हो जाए। परमानेंट मैग्नेट का भी हर एटम रैंडम हो सकता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। क्या बन जाएगा? सब पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, ना डोमेन रहेगा ना बड़ा लार्ज सैंपल स्पेस रहेगा। ठीक है? और क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर हम बात करें तो ससेप्टिबिलिटी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी और कम होगी और रैंडम होगा। तो ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला है टेम्परेचर के बाद वो कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टीसी है। क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसको क्यूरी लॉ कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी सी अपॉन टी माइनस टीसी है, टी बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी और कम होती जाएगी, पर ये फॉर्मूला कब वैलिड है? क्यूरी टेम्परेचर के बाद से, क्यूरी टेम्परेचर के बाद से निगेटिव ससेप्टिबिलिटी नहीं हो जाएगा उसकी। ठीक है? तब उसकी ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी ना किसी गिवन, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा।
तो स्लोप, इसकी ससेप्टिबिलिटी तो स्लोप है, आई इक्वल टू ईटा एच में स्लोप ससेप्टिबिलिटी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट थोड़ी है, इसकी कांस्टेंट है। तो एक बार फेरो जब पैरा बन जाता है, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टी माइनस टीसी के फॉर्म से। क्लियर है? आगे लिखते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप किसके लिए है? सिर्फ ये सिर्फ पैरोमैग्नेटिक, पैरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब क्या हुआ। ये हमने लगाया H और हमें मिलेगा I। तो सबसे पहले हम इंटेंस H बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो I बढ़ता जा रहा है और एक बार सैचुरेशन मिल गया। समझ में आया? ये हमारा पहला स्टेप। क्या किया हमने? वन वे, H बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, तो ये क्या हुआ? एक समय आ गया 100% सैचुरेट हो गया, I उसका मैक्सिमम आ गया। H और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब आया इसमें प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? अब तुमने कहा H कम करे, तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक H कम करते जाते हैं, तो वो वापस I उनका कम होता रहता है, I कम होता रहता है। जैसे जैसे H बढ़ाया, जैसे एक स्प्रिंग है, उसको खींचा, फोर्स लगाया तो खींची, फोर्स लगाया खींची, फोर्स लगाया खींची, फोर्स कम करने लगे, कम खींची, कम खींची, कम खींची, जितना H उतना I। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास प्लास्टिक है, तुम्हें पॉलिथीन मिल गई, फोर्स लगाया खींची, फोर्स लगाया खींची, फोर्स हटाया तो खींची ही रही, वापस से भी वापस नहीं आती है ना, वापस पूरी क्या जाती है, वापस नहीं आती। तो सेम फेरोमैग्नेटिक करता है। इतना ज्यादा आपने अगर इसको मैग्नेटाइज कर दिया, फिर आप H हटाने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं करता कि जैसे बढ़ा था वैसे घटता है, अब इसका रास्ता बदलता है। इससे कहते हैं मेमोरी। मेमोरीज हमारी क्या है? मेमोरीज हमारी क्या है? मेमोरी ऐसी प्लास्टिसिटी इज मेमोरी। तुम्हारे साथ कुछ हुआ, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें सब समझ में आया, फिर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तुम्हें भूल गए, तो तुम खत्म। इलास्टिक आदमी हो, इलास्टिक आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाया तो आया, पढ़ाना बंद, खत्म। जब पढ़ा रहा हूं उस समय आता जा रहा है, जब पढ़ाना बंद कर रहा हूं आना खत्म। तो तुम्हारी मेमोरी नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। तो इस ऐसी चीजों में, इलास्टिक चीजों की मेमोरी नहीं होती। अरे समझ में आया? पक्का? लेकिन प्लास्टिक चीजों में मेमोरी, प्लास्टिसिटी इज द प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, इसीलिए साइकोलॉजी के लोग कहते हैं मेंटल प्लास्टिसिटी एक वर्ड है, उसका मतलब है कि कितनी ज्यादा प्लास्टिक है तुम। जितना अच्छे प्लास्टिक हो, मतलब उतना ज्यादा चीजें याद रखते हो तुम। अरे जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम याद रखोगे। भाई अगर तुमने एक स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, पक्का। अब स्प्रिंग को दोबारा ले गए तुम खींच के, खेल ख्याल के मार्केट में बेचने, किसी के पिताजी नहीं बता सकते स्प्रिंग से पूछ के कि तुम कभी खींची थी कि नहीं खींची, क्योंकि उसके में मेमोरी नहीं है, वो याद ही नहीं, उससे बात करो बता ही नहीं रही है कि कुछ हुआ उसके साथ। ये प्लास्टिक खींच दिए, लेके मार्केट में बेचने लगा। भाई साहब ये तो आपका टूटा हुआ मामला है। देख के बात करी ना उसने प्लास्टिक से। अरे बात मुंह से ही थोड़ी की जाती है, उसने देखी प्लास्टिक को, बात हो गई। उसने कहा भाई साहब आपकी प्लास्टिक जो है वो खिंची हुई है, ये इसका यूज हुआ है आपका। उसने बताया अपने बारे में कि मैं खिंच चुकी हूं यार, कम्युनिकेट किया। तो प्लास्टिसिटी में ही मेमोरी है दुनिया में जो चीज, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जितने भी दुनिया में टेप, मेमोरी, एलईडी, एलसीडी, फेलसीडी, जो भी, अरे तुम्हारे हार्ड ड्राइव हो गए, पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, सब मैग्नेटिक फील्ड ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसी चीज है जो याद रखती है कि मेरे साथ क्या हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, पोलराइज, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाई, नॉर्मल। वो साला याद ही नहीं रख पाता कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कि नहीं रखा गया। अरे कंडक्टर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओ, वापस चार्ज नॉर्मल हो गया, उससे पूछो कभी हुआ, तुम देख के नहीं बता पाओगे कि कभी कुछ हुआ है उसके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी काम की नहीं है हमारे मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैग्नेटिक फील्ड मेमोरी, इसलिए सारे मैग्नेटिक टेप होते हैं आपके आपके कार्ड में, आपके जो डेबिट कार्ड है पीछे मैग्नेटिक टेप लगा होता है, इलेक्ट्रिक टेप थोड़ी लगा होता है। मैग्नेटिक टेप कहते हैं लगा हुआ है। मैग्नेटिक टेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज है जिसमें मेमोरी होती है, जो याद कर सकती है बातें। क्या याद कर सकती है? जब इसका हम अब आई कम, एच कम करते, एच कम करते हैं, तो ये वापस उसी रास्ते पे लौट के नहीं आता है, ये इस रास्ते पे लौट के आता है। एच गायब कर देते तब भी थोड़ा मैग्नेट रहता है।
एक मैग्नेट को अच्छे से मैग्नेटाइज कर दो, लोहे का बोलो और एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ रख दो, वो मैग्नेटाइज हुआ। अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हटा दो, लोहा खुद साला मैग्नेट बन के घूम रहा है। देखा होगा आपने, एक मैग्नेट, लोहे को मैग्नेटाइज करो थोड़ी देर, उसके थोड़ा देर बाद वो खुद भी चिपका रहा होता है। जब तक उसको ठोक दो तो सही हो जाए। ठोकने से क्यों सही हो जाता है? क्योंकि रैंडम हो जाता है, धड़ाम धुड़ूम मारा तो धुड़ूम, कापा, गर्म हुआ, सब रैंडम हो गया अंदर, फिर नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये इसका क्या है, ये यहां पर क्या हुआ, ये यहाँ पे इसके बाद इसके बाद मेमोरी में यहाँ पे बचा रह गया क्या? जब इसको H लगाया तो I आया, H हटा के 0 कर दिया फिर भी I है। इसका मतलब है इसको देखने जाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा ना इस लोहे के टुकड़े को कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। अरे तुम्हें जब H हट चुका है, हमें दिख नहीं रहा H क्यों, आदमी आया था, पर इसको देखकर समझ गया तुम तो यार, तुम तो ऑलरेडी मैग्नेट हो, तुम्हें किसी ने जरूर मैग्नेटाइज किया होगा, तभी तो मैग्नेट बने पड़े हो। अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्या है इसका, ये इसका यहां पर जो आया है, ये इसका रेमिटेंस है। रेमिटेंस मतलब रिटेंटिविटी। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन मतलब मेमोरी तो होता है, मैंने पढ़ाया, तुम्हें समझ में आया, अगली बार तुम्हें याद रहा, वही तो है तुम्हारा। मैं हट गया, मैं मर गया, तब भी तुम्हें याद रहा ना, वही तो रिटेंटिविटी है तुम्हारी, रेमिनेंस है तुम्हारा। रेमिनेंस मतलब जो बच गया। तो इस वाले पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी, H लगाया, I बढ़ाया, H बढ़ाते गए, I बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सैचुरेट हो गया, फिर H कम करने लगे कम करने लगे कम करने लगे, पर I कम होते होते 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिटेंटिविटी। ये पॉइंट समझ में आया? रिटेंटिविटी पक्का। अब क्या किया, अब तुम्हें कहा कि तुम्हें इसको गायब करना है, इसको गायब करना है, इसको गायब करना है, तुमने कहा अब उल्टा H लगाओ तभी तो भैया सही होगी। अब तुमको भाई, तुमको जो याद कराया है वो सब जो मैंने कराया तुम्हें याद रह गया, रिटेन रह गया। अब मैं तुम्हें उसको कैसे गायब करूं? तुम्हें उल्टी सीधी चीजें और पढ़ा दूं, तुम्हें उल्टी दिमाग ज्ञान दे दूं, तो तुम्हारा उल्टा H लगा के हम इनका इसको निपटाते हैं। भैया जो याद है उसको साफ करें, तो हमने उल्टा H लगा दिया, उल्टी दिशा में H लगाया तो I उल्टी दिशा में आएगा, तो क्या होगा? कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, और यहां पर आकर 0 हुआ। तो ये हमें इतना उल्टा H लगाना पड़ा इसको वापस नॉर्मल करने के लिए। क्या इतना उल्टा H लगाना पड़ा इसको वापस नॉर्मल करने के लिए? I 0 हो गया ना, अरे I की वैल्यू 0 मतलब लोहा वापस लोहा हो गया, अब मैग्नेट नहीं रहा। अरे समझ में आया? तो कितना उल्टा लगाना पड़ा, इसे कहते हैं कोएरेसिविटी। कोएरेसिविटी, ये वो H है जिस पर इतना लगाकर हम इसको वापस नॉर्मल लोहा बना दें। कोएरेसिविटी, रिटेंटिविटी, कोएरेसिविटी। ठीक है, H और बढ़ाया उल्टी दिशा में तो और हुआ ये। ठीक है, एक सैचुरेशन, फिर उल्टी दिशा में सैचुरेशन आ गया होगा, फिर अब कम किया तो फिर यहां आया होगा, अब ये 0 नहीं हुआ होगा। अरे नहीं हुआ होगा ना, फिर उल्टी दिशा में लगाया तो फिर ये यहां तक गया होगा, फिर ये यहां तक गया होगा मैक्सिमम तक, फिर यही साइकिल हो गई, तो ये कर्व को लूप बन गया एक। इस लूप को क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप। दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस, क्या क्लियर है? इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। अब देखते हैं, तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक का हिस्टेरिसिस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक का हिस्टेरिसिस लूप इस तरह का होता है और एक का इस तरह का। क्या अंतर है दोनों में, बताओ क्या दिख रहा है अंतर? एक पतला है और एक मोटा है, बस ये अंतर है। मतलब पतला वाला क्या कह रहा है कि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी से वापस 0 भी हो जाता है, और इसकी रिटेंटिविटी भी कम है, कोरेसिविटी भी कम। अरे समझ में आ रहा है? इसको मैग्नेटाइज करना आसान है और डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाएगा, जल्दी से बदल जाएगा ना।
तो जल्दी से वापस आ गया, यानी इसमें मेमोरी कम है, इसमें मेमोरी कम है, ये आसानी से क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज, इजिली मैग्नेटाइज, इजिली डीमैग्नेटाइज। अरे बताओ ना, और ये मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होता है, वापस छोड़ा, वापस लेके जब आए तो फिर भी बहुत सारा रहा। रिमेम्बरेंस, रिटेंटिविटी इसमें काफी बढ़िया है, खराब करने के लिए भी कोरिसिविटी बहुत बड़ी है। अरे ये इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, ये जल्दी से मैग्नेटाइज भी नहीं होता और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी। ये जल्दी से मैग्नेटाइज, इसकी रिटेंटिविटी क्या है, कम है, और कोरिसिविटी भी क्या है, कम है, यानी जल्दी आप जब चाहो मैग्नेट बना दो, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटाइज होगा, हटाओगे, खत्म हो जाएगा, तुरंत ही खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता तुरंत ही। इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट है ना, अरे हमारे हिसाब से जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, तो सॉफ्ट आयरन। इसे कहते हैं हार्ड आयरन, डजंट हैव टू डू विद डेंसिटी, ये नहीं कि आयरन 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 ही है, ये नहीं पिचक जाएगा सॉफ्ट आयरन है तो। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात हो रही है, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन का क्या खास बात है, रिटेंटिविटी कोरिसिविटी बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से मैग्नेटाइज, जल्दी से डीमैग्नेटाइज। सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन, समझ में आया, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। क्लियर है, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। एडी करंट, एडी करंट, ठीक है। मान लो आपका एक लूप है, मैग्नेट को पास ला रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ बनेगा, करंट चलेगी, लूप है तो दिख रहा करंट चलेगी। पर मान लो यहां एक प्लेट पड़ी हुई है, प्लेट है तो मैं लोहे की कंडक्टिंग प्लेट है, लेकिन अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं, मैग्नेट लेके आ रहे हैं, अब इसमें भी करंट, लूप है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें बनेगी, अरे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनेगी, इसमें भी करंट बननी चाहिए, पर इसमें कोई लूप तो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, मटेरियल के अंदर ही कर चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमने लगते हैं, समझ में आया, वो भी, अरे क्या हुआ यहाँ पे लूप, अल्टीमेटली क्यों बनी थी करंट, क्यों बनी थी करंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने इलेक्ट्रॉन को, फ्लक्स चेंज होने का मेन रीजन क्या था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना, फ्लक्स चेंज होना कोई रीजन थोड़ी हो सकता, वो तो ऑब्जर्वेशन है। फ्लक्स चेंज होने के कारण दो होते थे, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मोशनल ईएमएफ तो नहीं है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को चलाया होगा ना, उसने चार्ज चला, यहाँ पे भी चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी चलना चाहेंगे, पर इसमें स्पेसिफिक रास्ता नहीं है ना लूप जैसा, ये तो मटेरियल पूरा प्लेट पड़ी हुई है, तो प्लेट के अंदर ही क्या होगा, करंट चलने लगेगी। अरे समझ में आ रहा है, तो करंट जब प्लेट के अंदर चलने लगती है, कोई वायर में, डेजिग्नेटर वायर में नहीं घूम रही है, प्लेट में ही चलने लगी करंट, उसे कहते हैं एडी करंट, उसे क्या कहते हैं, एडी करंट। क्या मेरी बात समझ में आई, उसे कहते हैं एडी करंट। अब ये करंट चलेगी प्लेट में तो इसमें हीट लॉस भी होगा, अरे प्लेट में एडी करंट चलेगी तो करंट चलेगी तो हीट लॉस, आई स्क्वायर आर का हीट लॉस होगा, रेजिस्टेंस तो इसमें भी होगा, इसी का तार बनाया है, इसी लोहे की प्लेट का ही तो तार बनाए थे, और वो पूरी प्लेट रख दी, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यही हमारे घर में कुकर बनाते हैं खाना इसी पे, जो हम इंडक्शन प्लेट रखते हैं, इंडक्शन प्लेट में हीट फ्लेम तो नहीं निकल रही है, क्या हुआ, आपने फ्लैट प्लेट का कुकर रखते हैं, अलग अलग कुछ मटेरियल्स काम करते हैं, कुछ मटेरियल्स काम नहीं करते, क्यों, जैसे प्लेट, फ्लैट प्लेट रखा उसके ऊपर, तो उसके अंदर जो प्लास्टिक की, इंडक्शन प्लेट में प्लास्टिक का दिखाई देता है, उसके अंदर कॉइल लगा है, उसमें करंट लगातार बदल रही है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुकर की सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, तो वहां पे कुकर के अंदर अंदर ही एडी करंट चलने लगती है, यू अंदर ही अंदर कुकर की सरफेस में, कुकर का बेस पे करंट चलती, तो कुकर की प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो खाना पकेगा, इसलिए हमें बाहर कुकर गर्म हो गया, पर प्लेट वो जो उसमें कोई करंट नहीं चल रही होती, किसमें, जिस पे रखा गया है कुकर प्लास्टिक वाला, वो एकदम ठंडा रहता है, वो उतना ही गर्म होता है जितना कुकर के छूने से गर्म हो जाए, असली में गर्म नहीं होता, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडी करंट, सिंपल सी कहानी है, एडी करंट ऐसे चलती है। अब एडी करंट क्या है,
अब मान लो ये प्लेट है, इसमें बढ़िया से लूप बन रहे हैं। अगर आपने इस प्लेट में ऐसा कर दिया, मान लो ये आपकी प्लेट में आपने ये प्लेट थी और आपने इसमें परखच्चे ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे नीचे रखी थी ऐसे, तो एडी करंट बड़ी पहले वैसे लूप बन रहे थे, अब इसमें बड़ा लूप तो बन नहीं सकती, हवा में तो नहीं चलेगी, अब इसमें छोटे छोटे लूप बनेंगे, तो क्या होगा, लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। लॉसेस क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी आराम से करंट ही नहीं बनाने दे रहे हो तुम। तो कभी भी एडी करंट के लॉसेस कम करने के लिए क्या कर देंगे उसको, हमारे प्लेट में एडी करंट का लॉस है तो बीच में लाइनें बना दो, छेद कर दो, छेद करने से क्या हो, लाइनें स्लिट्स बना दो, स्लिट्स बनाने से क्या होगा, बड़े लूप कभी बन ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे लूप बनेंगे, तो एडी करंट के लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर का काम है कि किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना घटाने का काम है। पीक वैल्यू वोल्टेज की, अगर 220 की तुम्हारे पास सोर्स पड़ा है, तुम्हें चाहिए 440 का सोर्स, तो उससे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बीच में डिवाइस लगाते हैं जो 220 वोल्टेज को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। या मान लो अगर 440 वोल्टेज है, आपको 220 वोल्टेज चाहिए, तो पीक वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा करने की एक डिवाइस है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। क्या काम करती है ये, पीक वोल्टेज को कम या ज्यादा करती है विदाउट चेंजिंग पावर। पावर नहीं बढ़ा सकती, ये नहीं कि बड़ा पावरफुल चीज बना देगी, पावर तो आउटपुट उतना ही रहेगा, किसी की एनर्जी थोड़ी बढ़ा सकती कोई डिवाइस, ये पीक वोल्टेज को बढ़ा घटा सकती है, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे काम करती है। क्या किया हमने, सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन का कोर बनाया, एक चौखटा बना दिया, एक होल, एक स्क्वायर फ्रेम बनाया, किसका, सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का स्क्वायर फ्रेम बनाया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के स्क्वायर फ्रेम में यहां पर लूप लपेट दिए, यहां पे ऐसे तार लपेट दिए और यहां पर भी तार लपेट दिए, ये तार लपेट, बस यही है हमारा, सॉफ्ट आयरन के ऊपर यहां पर तार ऐसे लपेट दिए, ये हमारा मेन, क्लियर है क्या मेरे पास, सॉफ्ट आयरन। अब आपने यहां पर एक एसी सोर्स है, इनपुट वाला एसी सोर्स, यहां पर हमारा आउटपुट मिलेगा, आउटपुट यहां पे N1 टर्न्स है और यहां पे N2 टर्न्स है। अब देखते हैं क्या करेगा, अब एसी सोर्स है, उसकी इलेक्ट्रिक करंट होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी है आपके पास, इसमें क्रॉस पोटेंशियल करंट जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट जब इसमें जाएगी तो ये एक मैग्नेटिक बनेगा, अरे मैग्नेट बनेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, करंट इसमें जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। ये जो सॉफ्ट आयरन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से ही गुजारता है, बाहर नहीं जाने देता। क्या बात बताई थी मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने, तो वैसे अगर ये ना होता तो इसकी फील्ड लाइन यूं जाती, यूं घूम के आती, ऐसे 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 आती, पर इसने क्या किया कि भैया हमारे अंदर से ही चलो, बाहर नहीं जाओगी, हमारे अंदर से ही चलो, बाहर नहीं जाओगी, घूम के तो आना है पर हमारे ही अंदर चलना है, तो ये इधर से घूमते हुए ऐसे जाती है। अरे दिख रहा है क्या आपको, बाहर की लाइनें गायब हो गई, क्यों, क्योंकि सब इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो ये इसके अंदर से लाइनें, तो जितनी लाइनें यहां से गुजर रही हैं वही लाइनें यहां से गुजरेंगी। व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, ये पहली बात। दूसरा, ये है इसकी करंट लगातार बदल रही है, करंट लगातार बदल रही है, तो इसका एच लगातार बदल रहा होगा, सोर्स का एच लगातार बदल रहा होगा, एच करंट बदल रही है तो एच सोर्स का एच बदल रहा होगा ना, एच बदल रहा होगा, तो ये फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटाइज हो रहा होगा, ये भी खुद की मैग्नेटिक, तभी तो ऐसे बना रहा, तो एच जल्दी जल्दी बदल रहा है, आई भी बदल रहा होगा। अब यहाँ पे एच हमें जल्दी जल्दी बदल रहा है, एक सेकंड में 50 बार, अगर ये हार्ड आयरन होता तो क्या होता, हम एच को कम करते, ये कहता हम आई वही रखेंगे। अरे समझ में आया, हम क्या चाहते हैं, जो फील्ड लाइन यहाँ से गुजरे वही निकालो, यानी हमेशा तुम अपने आप एडजस्ट कर, तुम तुरंत जैसे हम बढ़ाए तुम बढ़ो, तुम बढ़ाए हम बढ़ो, सेम चीज पर ट्रांसफर करो। समझ में आ रहा है मेरी बात,
ये नहीं कि हम बदल जाए, तुम वहीं रहो, टगे रहो कि हम तो वही है। तो हमें कैसा यूज करना पड़ा, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, ये जो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती है सब अपने अंदर से गुजरता है, ये उल्टी हुई तो उल्टी गुजरता है, सब कुछ सेम कर तुरंत तुरंत चेंज कर लेता है, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी नेग्लिजिबल है। जैसे एच आया, आई आया, एच गया, आई आया, तो ये एच जैसे से चेंज करते हैं वैसे वैसे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात, पक्का? तो ये जितनी फील्ड लाइंस यहां से गुजरती है उतनी वहां से गुजरती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर 50 है तो इसमें एन लूप्स हैं, तो अगर एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स फाई मान लें, तो क्या इधर भी एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स फाई होगा? अरे सेम फील्ड लाइंस। तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट साइड में कितना हो गया, N1 फाई, N1 फाई टोटल फ्लक्स। अरे एक लूप का फ्लक्स कितना हुआ, N1 फाई। तो N1 डिफाई बाई, तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो N1 डिफाई बाई dt, N1 डिफाई बाई dt क्या V इनपुट के बराबर होगा, और N2 डिफाई बाई dt, N2 डिफाई बाई dt क्या V आउटपुट के बराबर होगा? अरे बताइए, N2 डिवाइड बाई dt, तो हमारे पास डिवाइड बाई dt को कॉमन कर दिया, तो क्या हमारे पास आ गया V in बाई V आउट इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो अब हम N1 N2 डिसाइड करके 220 240 कर सकते हैं, 240 को 220 कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे N1 ज्यादा ले लिया, N2 कम ले लिया, तो आउटपुट पे छोटा मिलेगा ना। तो अगर N1 ज्यादा है, N2 कम है, N1 ज्यादा है, N2 कम है, तो क्या होगा, ये इनपुट का वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट का कम होगा। इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन समझ में आया क्यों कहा? अच्छा एक और बात, पावर तो कोई किसी के ये डब्बा पावर जो एनर्जी है उसको तो नहीं बदल सकता ना। तो इसका मतलब है इधर का जो पावर जनरेट हो रही है उधर उतनी ही पावर जनरेट होगी, अगर लॉस, अगर आइडियल केस माने तो। इसका मतलब है V इंटू आई इज कांस्टेंट, तो I इनपुट अपॉन I आउटपुट जो होगा वो N2 बाई N1 होगा। अरे क्योंकि V इंटू आई कांस्टेंट रहना है ना, पावर इन लेफ्ट इन पावर इन राइट, पावर थोड़ी जनरेट कर देगा ये खाली मरी हुई डिवाइस। अरे मरी हुई डिवाइस है ना, मरी हुई मतलब इसमें कोई खुद का सोर्स थोड़ी एनर्जी का। तो जितनी पावर यहां से आएगी अच्छी केस में उतनी ही पावर तो वहां जाएगी, आइडियल केस में वैसे ये और कम होना चाहिए। लॉस तो होंगे ही होंगे, किसी के पिताजी नहीं हो सकते, पर लॉस को अगर आइडियल केस में माने तब भी क्या होगा, आई इन बाई आई आउट की वैल्यू N2 बाई N1 से कम होगी। और अगर कोई बोले प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, तो प्रैक्टिकली वी आउट आई आउट छोटा होगा वी इन आई इन से। अरे छोटा होगा, लॉस हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी आउटपुट पावर कम ही मिलेगी। तो ये हमारा आइडियल केस है, कभी प्रैक्टिकल केस पूछे तो ये तो हमेशा सही है, ये तो हमेशा सही है, पक्का। अब इसमें कुछ लॉसेस कौन कौन से होते हैं, पहला पहला लॉस, एक लॉस कहलाता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, हमने जितना भी सॉफ्ट आयरन लिया इतना अच्छा तो कोई भी नहीं है कि 100% जैसा किया वैसे गया वैसे, थोड़ा तो रिटेंटिविटी है ही है सबकी। तो इसका मतलब उतनी जल्दी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो इनफ्लक्स है उसका लॉस होता है यहां से वहां, एग्जैक्टली सेम चीज ट्रांसफर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा सॉफ्ट आयरन भी 100% मैग्नेटाइज 100% डीमैग्नेटाइज इनपुट के साथ नहीं हो पाता। इस तरह से जो एनर्जी का लॉस होता है उसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। पहला लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस, समझ में आया? दूसरा लॉस है फ्लक्स लिंकेज लॉस। फ्लक्स लिंकेज लॉस मतलब हमने कह तो दिया कि बहुत बढ़िया फेरोमैग्नेटिक है, पर कुछ तो फील्ड लाइन बाहर जाएंगी यार, ऐसा थोड़ी कि सॉरी की सॉरी 100% घुमा देगा ये। अरे थोड़ा तो लिंकेज फ्लक्स, पूरा का पूरा फ्लक्स यहां से गुजरे ऐसा नहीं होगा, तो उसमें भी थोड़ा लॉस एनर्जी का होता है, उसे कहते हैं फ्लक्स लिंकेज लॉस। फ्लक्स लिंकेज लॉस, ठीक है। तीसरा है एडी लॉस। अब हमारे इस वाले लूप से फ्लक्स गुजर रहा है, लगातार बदल रहा है, तो इसमें भी एडी करंट बनेगी ना।
यहाँ भी ये जो मटेरियल लोहा का फ्रेम है, इससे जब फ्लक्स बदल रहा है तो यहाँ पर भी एडी करंट बनेगी ना। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर लगाया वो गर्म होगा, तो एनर्जी लॉस हो रही होगी ना, गर्म होकर हीट लॉस हो रही है ना, हमें थोड़ी मिल रही है यहाँ पे, वो क्या हो जा रही है, लॉस हो रही है। वो क्या कहलाती है, एडी करंट लॉस या एडी लॉस। एडी करंट लॉस या एडी, ठीक है। छाट छाट के जितनी बात बताइए उसके सवाल देख लीजिएगा पीवाईक्यू सारे, छाट छाट के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमेटिक, पैरामेटिक, हाँ, इसमें जितने भी आपको मिले कहीं पर चीट के तो ही है, और उसके अलावा कहीं पे कहीं मिल जाएगी सिर्फ इसी के स्पेसिफिक इस टॉपिक के, ठीक है। चीट में वैसे हो, हाँ यही सब फालतू सवाल है। हाँ, इनपुट का रेशियो पूछ रहा है, हाँ, तो यही सवाल आते हैं। फिर भी एक बार हाथ चला लीजिएगा ताकि आपको 10, 15, 20 सवाल पीवाईक्यू लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके सवाल हो जाएंगे।